तो स्टेज 4 सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दे रहा है। तो स्टेज 4 सेक्शन बी क्वेश्चन 30 से स्टार्ट हो रहा है। 30 बोल रहा है द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस वन। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, -E1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डन। तो ये कितनी दी है आपको, डायरेक्ट दी है 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल दी है। डन बेटा, यही गिवन है। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। ये क्या होगी बेटा, इसकी बात कर रहा है। बेटा एक चीज याद रखना, इसको तो अपन करते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा बेटा। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हम इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। बेटा 1 से 2 में जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा जब गैप 10.2 होता है तब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसे -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बोल सकते हैं। तो हमने बोला जब आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल थी, तब आपके पास E1 से E2 में जाने के लिए एनर्जी गैप जो था वो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल था। लेकिन आज आप आयनाइजेशन एनर्जी ये बोल रहा है इतनी मान के चलो, तो आप बताओ ये गैप कितना चेंज होगा। तो आपने बोला 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन -13.6 इंटू 10⁻⁻13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.312 इंटू 10⁻6। तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया और बाकी इसको काटा पीटी करके जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना। 9.84 बेटा आपका आना चाहिए 9.84 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। तो बेटा बचपन में जो अपन चूंकि इसलिए हेंसडेंस के क्वेश्चन करते थे वैसा ही है कि जब इतनी एनर्जी थी आयनाइजेशन एनर्जी तो गैप इतना था, अब आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हो गई तो गैप कितना होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 30 का आपका बेटा ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन 31। क्या बोलता है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी। फिर से बेटा ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। जब भी बेटा एनर्जी की बात करेंगे तो याद रखें एनर्जी आपके n+l वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगी। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यदि किसी दो के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है तब हम n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेटा चारों ऑप्शन देख लेते हैं अपन, चारों ऑप्शन क्या बोलता है। तो बेटा यहाँ पे n, l, m, s के वैल्यूज दे रखी है, लेकिन ms से बेटा मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब केवल n और l से, उसमें फिर हम n+l की वैल्यूज चेक करेंगे। nl से मतलब है, ms से मतलब नहीं है, क्योंकि एनर्जी n+l पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे ये दे रखा है 3 3 3 4, यहाँ पे ये दे रखा है 0 1 2 0। तो बेटा यहाँ पे n+l की वैल्यू आई 3, यहाँ पे आई 4, यहाँ पे आई 5, यहाँ पे आई 4। तो सबसे ज्यादा n+l की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसी के लिए मैक्सिमम एनर्जी होगी। मान लो किसी दो के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती तो फिर हम n के अकॉर्डिंग देखते कि n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस में ज्यादा है। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। मान लो ये मिनिमम एनर्जी पूछता तो ये आ जाता, तो फिर ऑप्शन 1 हो जाता। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको इसमें डिसाइड करना। चलो बेटा आगे। तो बेटा आप आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 32 आपको बोल रहा है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड दिस वन, एक्यूरेसी दिस वन। बेटा स्पीड बोला है 600 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपकी दी है, कितनी दी है देखिएगा, एक्यूरेसी दी है 0.005%।
तो बेटा यहां से मैं डेल्टा वी एक्स निकालूं तो आपको पहले भी सिखाया था। डेल्टा वी एक्स क्या आएगा बेटा निकालने का तरीका, जो परसेंटेज दिया है वो लिखो, अपॉन 100 करो, इनटू टोटल वेलोसिटी करो। समझ में आ गई बात? जो परसेंटेज दिया है वो अपॉन 100 इनटू टोटल वेलोसिटी कर दो। तो यहां से आप देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां से बेटा आपका डेल्टा वी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 0.005 इंटू 6 आ जाएगा। डन, ये डेल्टा वी एक्स आ गया। आपको बोला है सर्टेनिटी विद विच ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन में अनिश्चितता निश्चितता की बात कर रहा है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच अपॉन 4 पाई। बेटा डेल्टा पी को आप चेंज कर सकते हो, मोमेंटम है, हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान। तो आप यहां से डेल्टा एक्स बता सकते हो एच अपॉन 4 पाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। बेटा एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 0.5234 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन डेल्टा पी एक्स आ गया। डन। बेटा डेल्टा पी एक्स को आप बोल सकते हो क्या, एम डेल्टा वी एक्स। तो इधर बेटा थोड़ी सी वैल्यूज पुट करो, 0.5234 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। डेल्टा वी एक्स कितना होता है 0.005 इंटू 6। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो बेटा कितनी आएगी, 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर आएगी। ठीक है, तो पोजीशन में आपके अनसर्टेनिटी आएगी 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर आपकी अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता आएगी। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। 33 क्या बोलता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद अ प्रोटोन। प्रोटोन के लिए बात की है, मूविंग स्पीड बता दी है हमको, v बता दिया है हमको 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और बेटा प्रोटोन के मास का आपको पता होना चाहिए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ये आपको याद रखना होता है। तो बेटा इसकी वेवलेंथ और दूसरी बात नैनोमीटर में बतानी है, तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में बतानी है, इस चीज का बेटा आपको खास ख्याल रखना है। तो याद रखिएगा लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन एम वी, h आएगा 6.62 इंटू 10⁻34, m आएगा 1.672 इंटू 10⁻27, v आएगा आपके पास 1 इंटू 10⁻3। जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.40 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो इसको बेटा आप 0.40 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये बेटा आपका आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 था। आगे अब बात करते हैं और क्वेश्चन 34। तो बेटा ये सेक्शन बी में देख रहे हो, आपको क्वेश्चंस तो इजी हैं जो आईआईटी वाले सेक्शन के हैं, बस क्या हो रहा है बेटा उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो कैलकुलेशन आप जब करो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बेटा कैलकुलेशन करो, इस चीज का बेटा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 34 की बात करता हूं। 34 क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इज ये। एनर्जी बेटा अपन को बता दी है, ClCl बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी दे रखी है इसके लिए कितनी, 1 मोल के लिए 242 किलो जूल पर मोल। और आपको बताया द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज। वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी दे रखी है। तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डेल्टा E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। डन। बेटा ये हमारे को पर मोल के लिए बात कर रहा है, और जो हमारी एनर्जी होती है आपको पता है पर एटम के लिए बात की जाती है। तो पर मोल में चेंज करना है मुझे, तो इसको साथ की साथ एवोगैड्रो नंबर Na से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर होते हैं। तो एटम के लिए मोल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, Na एटम के लिए बात कर लो तो वो 1 मोल हो जाएगा। बस यहाँ पे यही फंडा था, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी।
तो यहां से मैं लेमडा निकालूं तो वो आपका आएगा SCNA अपॉन डेल्टा E। वैल्यूज रखूं, H का है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, C है 3 इंटू 10⁸8, Na है 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा ये सारी चीजें आ गई। डेल्टा ई की बात करूं, एनर्जी है 242 किलो जूल है, तो किलो को सिंपल करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस पूरे लेमडा को सॉल्व करोगे तो नैनोमीटर में जो आपके पास लेमडा आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना, अराउंड 494 नैनोमीटर आना चाहिए। ये आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पर मोल की बात की थी और हमारे पास पर एटम का फॉर्मूला था, तो पर एटम को पर मोल में करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम होते हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक बार ये सारा रफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 35 और आगे की बात करते हैं अपन लोग। बेटा आगे की बात करें तो क्वेश्चन 35 देखिएगा क्या होता है। तो क्वेश्चन 35 बोलता है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज दिस वन, देन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट क्या होगी। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, अपन बात करें, पहली बात तो एनर्जी ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पता है आपको। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए आज दी है मेरे को, कितनी दी है, हीलियम प्लस की बात कर रहा हूं, दी है आपको 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल दी है। बेटा ये आई है तो इससे मैं E1 निकालूं हीलियम प्लस के लिए, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको बेटा एक चीज पता है कि जो आई होती है वो -E1 होती है। सही बात है क्या बेटा? तो ये सॉल्व कर लिया। तो हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट स्टेट में आ गई, तो लिथियम +2 के लिए फर्स्ट स्टेट में क्या होगी। तो आपको पूछ रहा है लिथियम +2 के लिए फर्स्ट स्टेट में क्या आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला ये है, आपको पता है बेटा, हमको पता है जब स्टेट सेम है, 1 1 के लिए ही बात कर रहा है, तो मैं बेटा एक चीज बोल सकता हूं, E Z² के प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब n आपका सेम है। तो बेटा यहां से मैं बात करूं तो E लिथियम प्लस निकालना है, E हीलियम प्लस गिवन है, Z² लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 9/4। तो E लिथियम प्लस निकालना है +2, वो क्या होगा, E हीलियम प्लस इंटू 9/4। E हीलियम प्लस कितना दिया है वो थोड़ा देखिएगा, हीलियम प्लस के लिए आपको दिया है -19.6 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9/4, यही दिया है बेटा। तो इनकी जैसे ही आपने वैल्यूज पुट की तो आपका E लिथियम +2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो -4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल। समझ में आ गई बात, जूल पर एटम। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी। आपको एक तो ये पता होना चाहिए हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो फर्स्ट स्टेट में क्या होगी, ये होगी, माइनस आता है। और लिथियम प्लस की फर्स्ट स्टेट में चाहिए, तो स्टेट सेम है तो Z² के प्रोपोर्शनल होगा फॉर्मूला। दोनों के लिए वैल्यूज रख दी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 35 का बेटा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन 36 फिर से गैडोलिनियम की बात कर रहा है, ये स्टेज 4 सेक्शन ए में भी था, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली याद होना चाहिए, तो ये अपन वहां देख लेंगे। वैसे याद रखना इसका होता है जिनॉन 54 तक तो वो आ जाएगा, उसके बाद 4f7 5s1 6d2, तो ऐसे 5d1 6s2 ऐसे करके आएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए।
बेटा क्वेश्चन 37 की बात कर रहा हूं और 37 ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 37 क्या बोलता है उसकी बात कर लेते हैं। आपको बोल रहा है ए गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट टू वेवलेंथ इन विच फर्स्ट ऑफ इज 680 देन अदर इज। बेटा याद रखना, जब वेवलेंथ की बात करें कि इतने फोटोन एक्सेप्ट किए और इतने एमिट कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2 एंड सो ऑन। तो बेटा ये LHS तो होता है एब्जॉर्ब फोटोन और ये होता है एमिशन फोटोन। तो यहाँ एक फोटोन तो एब्जॉर्ब किया है और 2 फोटोन एमिट किए हैं, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आपको बेटा लैम्डा दे दिया एब्जॉर्ब फोटोन 355 नैनोमीटर, लैम्डा 1 जो एक फोटोन एमिट हुआ है वो 680 नैनोमीटर का हुआ है, लैम्डा 2 आपको निकालना है कि तब दूसरा फोटोन कितनी वेवलेंथ का एमिट होगा, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वैल्यूज बाद में रख लेंगे। लैम्डा 2 हमको निकालना है, तो 1/λ इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसको इससे बेटा लैम्डा 2 निकालना है, तो लैम्डा 2 को एक साइड करते हैं हम। तो बेटा थोड़ा सा अपन इसको इधर ले जाते हैं, तो देखिएगा लैम्डा 2 कॉमन निकालूं, ये इधर गया, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। यहां से आपका लैम्डा 2 क्या आएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। यहां से बेटा अपन बात करें तो लैम्डा आएगा 355, लैम्डा 1 आएगा 680, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा तो 680 माइनस 355। इसको बात करें तो 355 इंटू 680 अपॉन 680 माइनस 355 की बात करें तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 45, तो इधर आ जाएगा 400 होगा 280, तो बेटा लगभग 325 होना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करके देख लो सही है क्या, सही है बेटा। इसको बेटा जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो एमिटेड वेवलेंथ कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास 743 नैनोमीटर। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन करोगे तो ये मिलेगा। तो बेटा क्वेश्चन 37 तक हो गया है, एक बार आगे का रफ कर देते हैं फिर बात करते हैं। तो बेटा आगे की बात करें, क्वेश्चन 37 तक अपन आ गए हैं। क्वेश्चन 38 क्या बोलता है देखते हैं। तो 38 बोल रहा है बेटा आपको द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर n एंड l कैन बी प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी। बेटा एनर्जी का बार बार बात कर चुके हैं, n+l वैल्यू देखनी है तो डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा, आपको अब इसको समझा चुका हूं बहुत बार। तो n, l और n+l की वैल्यू क्या क्या है वो देख लो। तो n की वैल्यू तो है इसमें 4 1 4 0, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4 3 2 3 1। तो बेटा n+l की वैल्यू देखें तो सबसे कम है 4 और 4। अब 4 में भी सबसे छोटी कौन है, ये। जब 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम n की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले आना चाहिए 4, उससे बड़ा होना चाहिए 2। अब 5 में, तो बेटा 5 में बात करें अपन तो 5 में छोटी वैल्यू है 3 की और फिर आएगा 1। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ये होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका DBCA, मतलब थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन 38 का आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा है, वही बात है बेटा, आपको एनर्जी दे रखी है। क्वेश्चन 39 में बात करूं तो आपको बेटा एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है -2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² इंटू जूल पर एटम। ठीक है, तो आपको 1 से 2 में एक्साइट इलेक्ट्रॉन को करना है तो एनर्जी क्या होगी। तो
तो बेटा इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बेटा E2 माइनस E1 निकालना है। E2 माइनस E1 क्या आएगा, एक बार N2 रख दो, एक बार N1, Z1 होगा ही क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है तो Z1 होगा, ये फिक्स है। तो बेटा अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -2.178 इंटू 10⁻⁻18, 1 स्क्वायर पहले 2 का रख लो, 2 स्क्वायर माइनस इसको बात करें -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये वैल्यूज बेटा जैसे ही आप रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा पूरा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही बेटा आंसर आएगा आपके पास डेल्टा ई, जो अपन E2 माइनस E1 की बात कर रहे हैं, तो वो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.214 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आपका आंसर रहेगा। बेटा क्वेश्चन 40 रुबेडियम की बात की है, ये काफी बार आपको बता दिया है, ये आप कर सकते हो, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन 41 हाइड्रोजन के लिए एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो सकती है। तो डायग्राम आपको पता है बेटा, डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि बेटा अपन बात करें तो यदि बेटा ये अपने पास n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक है, तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी -1.851 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये तो आपकी होती है ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट 1, ये एक्साइटेड स्टेट 2, ये एक्साइटेड स्टेट 3, ये एक्साइटेड स्टेट 4। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या हो सकती है, तो बेटा -3.4 हो सकती है, सही बात है, +6.8 नहीं हो सकती, +13.6 नहीं हो सकती, -16.8 नहीं हो सकती। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन ये अपना कौन सा था, 41 था बेटा। फिर क्वेश्चन 42 की बात करते हैं। A stream of electron from a heated filament was passed between two charge plates kept at a potential difference V ESU। ESU का मतलब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बात करें तो वैद्युत स्थितिकी मात्रक होता है। If E and M are charge and mass of electron respectively, then value of H upon lambda will be given by। तो बेटा देखिएगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट में 2mQV होता है। ये बेटा V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, विभव को बता रहा है। इसने वैल्यू पूछी है आपसे बेटा H अपॉन लैम्डा, तो बेटा यहां से अपन H अपॉन लैम्डा की बात करेंगे तो इधर आएगा, तो 2mQV, V पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो Q की जगह E आ जाएगा, तो 2mEV आ जाएगा। ये आपका बेटा आंसर आएगा। समझ में आती है बात। तो क्वेश्चन 42 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा हूं मैं। 43 क्या बोल रहा है देखिएगा, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो सेकंड बोर ऑर्बिट बोला है मतलब n बोला है 2, हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z1 हो गया। रेडियस के फॉर्मूले की बात करूं R इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए 1, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर खोलोगे 4 इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग करोगे तो अराउंड 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलेगा। अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है होता क्या है, n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आती है बात। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन 43 स्टेज 4 सेक्शन बी था। स्टेज 1 अपनी कंप्लीट, स्टेज 2 कंप्लीट, स्टेज 3 कंप्लीट, स्टेज 4 का सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन बी कंप्लीट। तो मॉड्यूल सॉल्यूशन में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट देख लिया है। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप बेटा डायरेक्ट डाउट काउंटर पे बात कर सकते हो।
तो ये बेटा अपन ने सारी बातें की हैं। किससे रिलेटेड बातें की है बेटा? ये अपन ने मॉड्यूल सॉल्यूशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बेटा अब आपको ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, जैसे ये फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा फॉर्मूलाज और क्वेश्चन को रटना नहीं है बेटा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए एक साथ इतने नहीं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन, जैसे रोज के 40-40, 50-50 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके देखो बिना सॉल्यूशन देखे। यदि ये आपसे अब हो रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है करना क्या है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और चैप्टर का अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इसको एक बार अच्छे से करके रेडी रखो, फॉर्मूलाज वगैरह को अलग से लिख लो। इन डायग्राम को मैंने आपको बार बार बोला, ये डायग्राम बहुत काम आ रहा है, ध्यान रखो। N+L रूल बहुत काम आ रहा है। तो जो चीजें बेटा आपने देखी है प्रीवियस ईयर के पेपर में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे भी बेटा उनके चांसेस बनते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातचीत बेटा अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।